हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सोलंकी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इस थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे हो कि जो आज का हमारा लेक्चर है वो होने वाला है संविधान सभा और कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड। तो कैबिनेट मिशन प्लान को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसकी पहले की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है सबसे पहले कौन लेकर के आया था और कब आया था। तो अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा सन 1945 की। सबसे पहले मैं सबसे बात करता हूँ सन 1945 की बात। तो 1945 की बात मैं कर रहा हूँ, कहाँ की बात? ब्रिटेन की बात। किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं? ब्रिटेन की। तो 1945 में इस ब्रिटेन में चुनाव चल रहा था। क्या चल रहा था? चुनाव। जब कोई चुनाव होगा तो वो संपन्न भी होगा और उसके बाद में उसका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार इस चुनाव का भी क्या आया? उस समय रिजल्ट आया। जब इस चुनाव का रिजल्ट आया तो हमें पता चला कि जो चुनाव में जीतने वाली जो पार्टी थी उसका नाम था लेबर पार्टी। जब कोई पार्टी जीतेगी चुनाव में तो उसका कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा उस देश का। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से जीते गए वो बने थे क्लीमेंट एटली। एक बार दोबारा से समझते हैं। 1945 की हम बात करें तो 1945 में ब्रिटेन में उस समय क्या चल रहा था? चुनाव चल रहा था। जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जो पार्टी जीती उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। जब लेबर पार्टी जीती तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने वो बने कौन? क्लीमेंट एटली। आइए क्लीमेंट एटली जी के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो क्लीमेंट एटली थे उन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स जो क्लीमेंट एटली थे वो अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या लेके आए? एक प्रस्ताव लेकर के आए। क्या लाए? एक प्रस्ताव लाए। तो प्रस्ताव लाने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊं इस हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में कि हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है। देखिए, जिस प्रकार हमारे भारत में संसद है और संसद का एक अंग है लोकसभा। एक अंग क्या है? लोकसभा। उसी प्रकार उस ब्रिटेन देश में जो संसद का एक अंग हुआ करता था उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि हमारे देश की तरह लोकसभा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अपनी लोकसभा में कोई प्रस्ताव लेकर के आए, उसी प्रकार यहाँ के जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे वो अपनी लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या लाए? एक प्रस्ताव लेकर के आए। पूछा जाता है जब क्लीमेंट एटली अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रस्ताव लाए थे वो प्रस्ताव किस दिन लाया था? किस डेट को लाया गया था? तो वो डेट थी 14 मार्च सन 1946। किस डेट को लेकर आए थे? 14 मार्च सन 1946 को लेकर के आए थे। मित्रों, मैं बात करूं इस प्रस्ताव की कि इस प्रस्ताव में क्लीमेंट एटली जी के द्वारा ऐसा क्या कहा गया, इस प्रस्ताव के माध्यम से क्या लाया गया हमारे भारतीय लोगों के लिए। ये जो प्रस्ताव आया था वो हमारे भारतीय लोगों के लिए लाया गया था। देखिए, इसमें जो पहली बात कही गई थी वो कही गई थी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता, कि जो भारतीय लोग हैं उनको क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। जो दूसरी बात की गई वो क्या कही गई थी? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। किसका? भारतीय लोगों की संविधान सभा। समझ में आया? दो चीज लाई गई इस प्रस्ताव के माध्यम से। पहली स्वतंत्रता और दूसरी संविधान
सभा। समझ में आया। नेक्स्ट, जब ये प्रस्ताव हमारे भारत में भेजा गया, कहाँ भेजा, भारत भेजा गया, तब इस प्रस्ताव का नाम पड़ा क्या, कैबिनेट मिशन। इस प्रस्ताव का क्या नाम पड़ा, कैबिनेट मिशन, जो कि आज का एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि थंबनेल में आपको देखा होगा, कैबिनेट मिशन टॉपिक का नाम था और एक थी संविधान सभा। तो हमारा टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कैबिनेट मिशन प्लान। जब इस कैबिनेट मिशन को हमारे भारत में भेजा गया था, तब कुछ सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन के जो कि हमारे भारत आए थे, या ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसके कितने सदस्य थे। इसके सदस्य थे 3। देखिए, मैंने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, तो वो है पास, PAS। ये कौन है, इसके सदस्य हैं। जब इसके 3 सदस्य थे, तो पहला जो पास से P है, P फॉर था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरा था A फॉर एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तीसरा था S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर एवी अलेक्जेंडर और S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य हुआ करते थे किसके, कैबिनेट मिशन प्लान के। पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, तब पैथिक लॉरेंस के पास कौन सा पद था। ये थे कौन, ये उस समय थे भारत सचिव। ये उस समय कौन हुआ करते थे, भारत सचिव हुआ करते थे। उसी प्रकार ये उस समय कौन हुआ करते थे, ये होते थे नेवी मंत्री। इनके पास कौन सा पद था, नेवी मंत्री का पद, एबी अलेक्जेंडर के पास। मैं बात करूं स्टैफोर्ड क्रिप्स की, ये थे उस समय व्यापार मंत्री। ये 3 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि उस समय भारत सचिव कौन हुआ करते थे, पैथिक लॉरेंस, और नेवी मंत्री कौन थे, एबी अलेक्जेंडर, और व्यापार मंत्री कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि उस समय अध्यक्ष किसे कहा जाता था, यहाँ का इसका अध्यक्ष कहा जाता था किसे, पैथिक लॉरेंस को। पैथिक लॉरेंस को एक पद और दिया गया, जो पद कौन सा था, अध्यक्ष का पद था। यहाँ तक समझ में आया। तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। 1945 की बात कर रहे हैं हम। 1945 में मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। ब्रिटेन में उस समय क्या चला था, चुनाव चल रहा था। उस चुनाव का क्या आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट में जो जीतने वाली पार्टी थी वो कौन सी थी, लेबर पार्टी थी। और उससे जो प्रधानमंत्री बने उनका क्या नाम था, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जी जो थे वो उन्होंने क्या किया, हमारे भारत के लिए एक प्रस्ताव लाए। कहाँ, अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे भारत की लोकसभा, उसी प्रकार ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करती है। उसमें जब प्रस्ताव लाए, वो प्रस्ताव कब आया, 14 मार्च 1946 को आया। और जो प्रस्ताव था उसमें क्या कौन सी बात कही गई, 2 बात कही गई। एक थी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता, दूसरी थी भारतीयों के लिए संविधान सभा। समझ में आया, कितनी बात थी, 2 बात। जब उस संविधान उस प्रस्ताव को जब भारत लाया गया, तो उस प्रस्ताव का जो नाम पड़ा वो था कैबिनेट मिशन प्लान। और उसके जो 3 सदस्य थे, PAS, P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर अलेक्जेंडर और S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स।
कैथिक लॉरेंस उस समय कौन हुआ करते थे? भारत सचिव हुआ करते थे। और एबी अलेक्जेंडर उस समय कौन थे? नेवी मंत्री हुआ करते थे। और जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो कौन हुआ करते थे? व्यापार मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट थोड़ा सा और बताऊं, यदि पूछा जाए जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये भारत में कब आया, तो यहाँ एक डेट है 14 मार्च और यहाँ है 24 मार्च। 24 मार्च 1946 को। इसका मतलब क्या हुआ? इसके कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। मतलब जो क्लीमेंट एटली जी ने जब अपने यहाँ इस प्रस्ताव को लाया गया था तब कौन सी डेट थी? 14 मार्च थी। जब भारत भेजा गया इन तीनों सदस्यों के द्वारा तब कौन सी डेट थी? 24 मार्च 1946। यानी यहाँ पास हुआ उसके बाद में भारत भेजा हुआ, तो उसमें कितना समय लगा? 10 दिन का समय लगा। 10 दिन बाद भारत में भेजा गया। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। देखिए ये क्या था? एक कैबिनेट जो मिशन था, क्या कैबिनेट प्लान, ये क्या था? एक मिशन था। अब कोई मिशन होगा तो उसका कोई न कोई एक उद्देश्य भी होगा। तो पूछा जाता है जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसका क्या उद्देश्य था भारत में? इसके 2 उद्देश्य थे। पहला संविधान सभा और सेकंड अंतरिम सरकार। इसके कितने उद्देश्य थे? 2 उद्देश्य थे। पहला संविधान सभा और दूसरा अंतरिम सरकार। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कौन सा? संविधान सभा। लेकिन मैं संविधान सभा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको संविधान सभा की मांगों के बारे में बताता हूं कि संविधान सभा की मांग कब कब की गई और किस किस व्यक्ति ने की और कहां कहां की। समझ में आया? तो एक और हेडिंग डालेंगे, संविधान सभा की मांगें। संविधान सभा की मांग है। देखिए तो मैं पहली मांग की बात करूं तो वो की गई थी 1895 में। ये जो 1895 में जो मांग की गई थी ये कैसी मांग थी? ये पहली मांग थी। कैसी मांग थी? पहली मांग, सबसे पहली मांग। पूछा जाता है कि जो सबसे पहली संविधान सभा की मांग थी वो कब की गई? तो वो कब की गई थी? 1895 को की गई थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मांग है वो किसने की? वह किसने की? वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, या हम बोल सकते हैं बीजी तिलक। यदि बीजी तिलक पेपर में आ जाए तो भी मतलब क्या? बी फॉर बाल और जी फॉर गंगाधर, टी फॉर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? इसकी मांग की कब? 1895 में, जो कि हमारे संविधान सभा की सबसे पहली मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये कैसी मांग थी? ये पहली अनौपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी? पहली अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या है? अनौपचारिक का मतलब ये है कि अपने भारत में या अपनी फैमिली में जो मांग की जाए उसको बोला जाता है अनौपचारिक। और औपचारिक किया जाता है जो अपनी फैमिली का सदस्य न हो, कोई बाहर का सदस्य हो। जैसे औपचारिक जो मांग होगी
वो कहाँ की जाएगी, वो की जाएगी ब्रिटिश लोगों से। ये कहाँ की गई, अपने भारत के लोगों से, अपनी फैमिली के लोगों से कही जाए, उसको बोलते हैं अनौपचारिक मांग। और जो भारत के बाहर के लोग हैं उनसे कोई मांग की जाए उसको बोलेंगे औपचारिक मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कहाँ, ये जो मांग है कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी स्वराज पत्रिका में। कहाँ की गई, स्वराज पत्रिका में की गई। पूछा जाता है किस बिल के नाम से की गई, तो स्वराज बिल के नाम से ही की गई थी। स्वराज बिल के नाम से की गई। ये किसके नाम से की गई, स्वराज बिल के नाम से की गई। कब दोबारा समझते हैं, जो संविधान सभा की पहली मांग थी वो कब की गई, 1895 में की गई। किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने की। ये कैसी मांग थी, पहली अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक का मतलब क्या है, जो अपने फैमिली के लोगों से कोई मांग की जाए उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक मांग। कहाँ की गई, स्वराज पत्रिका में की गई। किस नाम से, स्वराज बिल के नाम से की गई। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट मांग की, जो की गई थी किसके द्वारा, एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए मैं बात कर रहा हूं 1922 की। ये जो नेक्स्ट मांग थी वो कब की गई, 1922 में की गई। पूछा जाए यदि ये मांग किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी एम के गांधी जी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा, यहां से पूछेगा कि जो मांग है ये कहां की गई, तो ये की गई थी यंग इंडिया पत्रिका में। तो ये भी कैसी मांग थी, ये भी अनौपचारिक मांग थी। कैसी थी, अनौपचारिक। ये कैसी मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। पहली अनौपचारिक मांग पूछे तो वो कौन सी थी, जो कि स्वराज बिल के नाम से की गई थी, वो पहली अनौपचारिक मांग थी। उसके बाद में मांग की गई वो कैसी थी, वो भी अनौपचारिक थी। जो औपचारिक मांग आएगी, पहली औपचारिक मांग, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये वाली जो मांग थी वो भी कैसी थी, अनौपचारिक थी। लिख लीजिए, ये भी कैसी थी, अनौपचारिक। इसको ये नहीं कहेंगे कि ये पहली अनौपचारिक थी, ये थी अनौपचारिक, लेकिन ये पहली अनौपचारिक नहीं थी। क्वेश्चन वहीं से पूछता है कि पहली अनौपचारिक मांग कौन सी थी। अनौपचारिक ये भी थी और वो भी थी, लेकिन पहली कौन सी थी, स्वराज विधेयक के नाम से जो की गई थी। नेक्स्ट, जब ये यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो मांग की गई, उस मांग में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बात कही गई। क्या बात कही गई, उसमें कहा गया कि जो संविधान सभा की जो मांग है वो होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये जो हमारे संविधान सभा की जो मांग है वह हमारे ही भारतीय लोगों के द्वारा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें ब्रिटिश लोग हिस्सा लें। जैसे देखिए, एक बात करूं मैं अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था, 1940 की बात कर रहा हूं मैं। अगस्त प्रस्ताव की बात करूं तो यहां क्या कहा गया था, इस अगस्त प्रस्ताव का मतलब क्या था, इसमें भी संविधान सभा की बात की गई थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए और उनको स्वतंत्र किया जाना चाहिए। लेकिन इसको माना क्यों नहीं हमारे भारतीय लोगों ने, क्योंकि इसमें एक कंडीशन डाल दी, एक उन्होंने अपनी शर्त डाल दी। वो क्या शर्त थी, वो ये थी कि इस सभा में क्या डाली, इस सभा में मुख्यतया भारतीय लोग होंगे।
इसमें कैसे लोग होंगे? मुख्यतया भारतीय लोग होंगे। अब इस मुख्यतया जो वर्ड है इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मुख्यतया का मतलब है कि मुख्यतया का मतलब ये है कि इसमें भारत के लोग तो होंगे ही होंगे, लेकिन भारत के साथ साथ कुछ और लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। किसमें? हमारे संविधान सभा में। इसलिए हमारे भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हमें ऐसी संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ऐसा क्या शर्त डाली महात्मा गांधी जी ने? तो यहाँ डाली कि संविधान सभा भारतीय लोगों के द्वारा होनी चाहिए। इसमें कोई अदर हिस्सा ना ले। जो भी कोई हिस्सा लेगा वो कौन होगा? इंडियंस होंगे। ऐसा ना हो कि इसमें ब्रिटिश लोग हिस्सा लें। कोई अदर हिस्सा नहीं लेगा। उनकी क्या थी? ये एक डिमांड थी, एक शर्त थी उसमें। समझ में आया? नेक्स्ट, इस मांग से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट मांग की बात कर रहा हूँ 1924 की। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मांग है वो किसने की? ये की थी मोतीलाल नेहरू। किसने की ये मांग? मोतीलाल नेहरू ने की। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में जो मांग है वो है 1934 की मांग। वो किसने की? तो वो की थी M.N. रॉय ने। ये किसने की? M.N. रॉय ने की। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते? देखिए मैं इसकी और बात कर दूं एक और। ये भी मैंने अनौपचारिक बताई थी और ये भी कैसी है? ये भी अनौपचारिक मांग थी। कौन सी? जो मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब मैं बात कर रहा हूं M.N. रॉय वाली की। ये थी पहली औपचारिक मांग। पहली औपचारिक मांग। मैंने बताया था जो औपचारिक है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसी मांग जो हमारी फैमिली से बाहर के लोगों से की जाए। यानी हमारी फैमिली इंडिया थी, जो इंडिया के लोगों से, बाहर के लोगों से जो डिमांड की जाए, मांग की जाए, वो कैसी होगी? औपचारिक मांग होगी। जैसे कि ये वाली जो मांग थी वो किससे की गई? सीधा ब्रिटिश लोगों से की गई। किससे की गई? ब्रिटिश लोगों से की गई। इसलिए इसको हमने क्या कहा? पहली औपचारिक मांग। एक और रीजन था इसका जो समर्थन दिया किसने? कांग्रेस ने। 1935 में कांग्रेस ने समर्थन दिया। इसलिए भी इसको क्या कहा गया? औपचारिक मांग कहा गया। जो और थी उनका कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया इतना, जो कि इसका समर्थन दिया किसने? कांग्रेस ने। कौन सी सन में दिया? 1935 में। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है? ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली औपचारिक मांग कौन सी थी? कौन सी थी? ये वाली जो किसने की? M.N. रॉय ने की। कब की? 1934 में की। समझ में आया यहाँ तक? तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, इसके बाद में मैं इसको साफ करता हूँ।
अब मैं बात करने वाला हूं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्योंकि मैंने यहां से एक वर्ड लिया, इस वर्ड का क्या नाम है? सभा। इस वर्ड का क्या नाम है? सभा नाम है। और मैं सभा की बात करूं, कोई जगह सभा होगी तो वहां क्या होगा? कुछ बहुत सारे लोग होंगे, उसी को तो सभा कहा जाएगा। सभा किसे कहेंगे? जहां बहुत सारे लोग होंगे, कुछ इस प्रकार जहां लोग बैठेंगे उसको क्या बोलेंगे? सभा बोलेंगे। और सभा को हम क्या कहेंगे? यहाँ कहा जाएगा ग्रुप ऑफ पीपल, या लोगों का समूह। मैं बात करूं लोगों के समूह की। अब देखिए, संविधान की हमें क्या बनानी है? सभा बनानी है। यहाँ कुछ सदस्यों की आवश्यकता होगी जो कि हमारे संविधान की सभा में बैठे। अब सभा में मैं अपनी मर्जी से सदस्यों को चुन लूँ तो आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी, पक्षपात होगा कि इसको सदस्य बना दिया, हमको नहीं बनाया, इसको बनाया, हमको नहीं बनाया। इस तरीके से क्या होगी? आपस में लड़ाइयाँ होंगी। तो इसलिए हमें यहाँ क्या चाहिए? कुछ सदस्यों की आवश्यकता है। यहाँ क्या होगा? सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव। अब हमें क्या कराना है? इसका चुनाव कराना है। तो पूछा जाता है जो चुनाव होना है उसमें कितने सदस्य हिस्सा लेंगे? इस चुनाव में कितने सदस्य हिस्सा लेंगे? तो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे कितने सदस्य? 389, यानी 389 सदस्य। अब देखिए, कहीं चुनाव कराया जाएगा तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? बेस होता है, यानी कि आधार होता है। जैसे मैं बात करूं आज के अपने भारत की, देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है? भारत है। इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। क्या है? इसमें बहुत सारे कुछ इस प्रकार से स्टेट मान लेते हैं। ये फिक्स नक्शा नहीं है स्टेटों का, मान लेते हैं इसमें कुछ स्टेट हैं बहुत सारे। अब आपको इतना भी पता है यहाँ की क्या होती है? लोकसभा होती है। क्या होती है? लोकसभा। और आपको इतना भी पता है कि जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? तो यहाँ लोकसभा में सदस्य हैं 545 सदस्य वर्तमान में प्रेजेंट हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने रख सकते हैं? 552 सदस्य हम यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट में कितने हैं? 545 सदस्य हैं। अब मैं इन 545 सदस्यों की बात करूँ तो इनका कोई ना कोई एक बेस होगा। बेस यानी कि आधार होगा। क्या होगा? इनका आधार। तो इनका जो आधार है, ये 545 सदस्य ही क्यों चुने जाते हैं? 544 क्यों नहीं चुने जाते? 42 क्यों नहीं चुने जाते? 200 क्यों नहीं चुने जाते? 250 क्यों नहीं चुने जाते? इसका एक रीज़न है, यानी इसका एक आधार है। वो क्या है? ऐसा कहा गया कि 1971 की जनगणना 1971 की जनगणना के आधार पर, वर्ड आया आधार, ये इसी में आधार की बात कर रहा हूँ। 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 2026 तक इन सीटों में कोई भी चेंज नहीं होगा। 545 हैं तो 2026 तक 545 ही रहेंगी, न कम होंगी न बढ़ेंगी। इसके बाद में, इस डेट के बाद में चेंज होंगी, हो सकती नहीं होंगी। ऐसा बनाया जा रहा है आज के समय में कि जो एंग्लो इंडियंस लोग होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनको अब हटाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एंग्लो इंडियंस लोग लोकसभा में चुने जाएं। अब उनको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। कब से? 2026 के
बाद। अब इसी प्रकार मैं यहाँ की बात करूँ 389 सदस्यों की, तो जिस प्रकार मैंने वहाँ बताया कि 545 लोगों का एक बेस था, एक आधार था कि 1971 की जनगणना के आधार पर कोई चेंज नहीं होगा और वहाँ उतने सदस्यों कितने 545। इसी प्रकार यहाँ भी एक क्या था, आधार था। तो यहाँ का जो आधार है वो क्या है, यहाँ का जो आधार माना गया वो माना गया 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। जहां 10 लाख की मान लो कोई एरिया है, जहां जितने एरिया में 10 लाख लोग हो जाएं, मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इस एरिया में 10 लाख जिस दिन लोग हो जाएंगे, कितने 10 लाख, 10 लाख लोग जितने एरिया में हो जाएं, उस एरिया में कितनी सीट निकलनी है हमारी, एक सीट निकलनी है। फिर 10 लाख लोगों का फिर एरिया नापा जाएगा, उसमें कितनी सीट निकलनी है, एक सीट निकलनी है। यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट होगी, एक सीट होगी। समझ में आया, ये क्या था, इसका बेस था। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसके चुनाव के बारे में। ये मैंने आपको बताया इसका बेस, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसका चुनाव कैसे हो। तो आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स ऐसे बनाना एकदम साफ साफ, जिसको देखने का बार बार मन करे। जिस प्रकार मैं आपको कलर्ड पेन से समझा रहा हूँ, कभी रेड लेता हूँ, कभी ब्लैक लेता हूँ, कभी ब्लू लेता हूँ, कभी ग्रीन लेता हूँ, इसी प्रकार आप भी अपने नोट्स इसी प्रकार से बनाएं, एकदम क्लियर। जो हेडिंग्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखें कि यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो उसको अलग कलर से बनाएं और उसका जो राइटिंग है वो अच्छा होना चाहिए। और जो वाइट पेपर होता है ना कॉपी का, उसमें अपने नोट्स बनाया करो, अच्छे नोट्स बनाना जिसको बार बार देखने का मन करे। और नोट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो नोट्स होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन नोट्स का क्या रोल होता है थोड़ा सा बता दूं। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, तो उससे पहले क्विक रिवीजन करना है आपको, तो वहाँ नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आप जैसे इस लेक्चर को लोगे तो आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नोट्स को देखो तो 5 मिनट में पूरा लेक्चर रिवीजन हो जाता है। समझ में आया, इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं। तो नोट्स बड़े अच्छे से बनाने हैं आपको। देखिए, अब मुझे जो चुनाव कराना है वो कितने लोगों का कराना था, मुझे कराना था 389 सदस्यों का। इनका क्या कराना है, मुझे चुनाव कराना है। अब मैं बात करूं, चुनाव को डिवाइड करता हूं मैं, इन सदस्यों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, देखिए एक पार्ट मैंने लिया, एक पार्ट में जो सदस्य थे वो कितने थे, 292 सदस्य। कितने, 292 सदस्य। और एक और मैंने पार्ट बनाया, उसमें कितने सदस्य लिए मैंने, 93 सदस्य। मैंने इसमें और सदस्य ऐड किए, जो कि कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य मैंने इसमें और ऐड कर लिए। अब देखिए मैं इनकी बात करूं, ये 93 जो सदस्य हैं वो कहाँ से आए, वो आए रजवाड़ों के यहाँ से। ये कहाँ से आए, राजा रजवाड़ों से। और ये वाले जो सदस्य थे वो कहाँ से आए, ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत। जितने भी ये जो सदस्य हैं सब इंडियन हैं, ब्रिटिश इसमें एक भी नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, इंडियंस हैं। लेकिन ये कहाँ से थे, राजा रजवाड़ों से थे, क्योंकि जब कैसा शासन करता था, राजाओं का शासन था। और यहाँ जो 292 सदस्य थे वो कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत से। अब बात आती है 4 सदस्यों की। तो ये जो 4 सदस्य हैं वो कहाँ से थे, यूटीएस यानी यूनियन टेरिटरीज, या हम बोल सकते हैं इनको क्या,
कमिश्नरियों से आए थे, या बोल सकते हैं हम आयुक्त क्षेत्र। क्या? आयुक्त क्षेत्र। जो 4 सदस्य कहाँ से आए? यूटीएस, कमिश्नरी या आयुक्त क्षेत्र, कुछ भी बोल लो आप, यूनियन जो केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं। अब मैं बात करूँ 4 सदस्य कैसे कैसे आए। उस समय 4 यूटीएस थी, कौन सी देखिए, ए, बी, सी और डी। कौन सी थी? ए थी, एक थी बी, एक थी सी और एक थी कौन सी? डी। आप कहोगे सर ए बी सी डी, ये इसका क्या मतलब हुआ? ये मैंने आपके याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। आप यदि नाम याद करोगे तो भूल जाओगे, और ए बी सी डी के माध्यम से याद करोगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए कैसे याद करनी है। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। दोबारा समझाता हूं मैं। देखिए कितने सदस्यों का हमें चुनाव कराना था? 389 सदस्यों का चुनाव। उसमें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक था 292 सदस्य और एक साइड मैंने रखे 93 सदस्य। समझ में आया? नेक्स्ट, इसमें मैंने ऐड और कर दिया 4 सदस्यों को, जो कि कहाँ से लिए? यूनियन टेरिटरीज यानी कि कमिश्नरियों से लिए गए। वो कमिश्नरी कौन सी थी? ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। समझ में आया? और ये जो 12 सदस्य थे वो कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत से थे और ये राजा रजवाड़ों से थे। लेकिन यहाँ जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ यहाँ पे कि इन सभी सदस्यों में से जो 389 सदस्य हैं, इनमें से कितने लोगों का सदस्य चुनाव हुआ? इनमें से कितने लोगों का चुनाव हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए मैं थोड़ा सा समझाऊँ इसमें से चुनाव किसका हुआ और किसका नहीं हुआ। ये जो लोग थे 93, इनका चुनाव नहीं हुआ। तो 93 सदस्य थे, उनका चुनाव नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि सर आपने बताया सबका चुनाव हुआ। जी हाँ, मैंने बताया था सबका चुनाव हुआ, लेकिन इनका चुनाव नहीं हुआ था। ये कैसे थे? ये मनोनीत थे। कैसे सदस्य थे? मनोनीत सदस्य थे। और मनोनीत किसने किए थे? ये जो राजा लोग थे ना, राजा लोग, इन्होंने खुद मनोनीत करके भेजे थे। क्यों भेजे थे? तो राजाओं का मानना था यदि हम इनका चुनाव कराएंगे तो हम राजा लोगों को कौन पूछेगा? सब किसको पूछेंगे? इन्हीं लोगों को पूछेंगे, हमको तो सब भूल जाएंगे। इसलिए राजा लोगों का मानना था इनको हम खुद मनोनीत करके भेजेंगे। अपने यहाँ का जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको हम आपकी सम्मेलन सभा में शामिल कर देंगे। तो ये कैसे लोग थे? मनोनीत थे। अब चुनाव किन किन का हुआ? इसका हुआ और इसका हुआ। इन दोनों को यदि मैं प्लस करूं, ऐड करूं, तो ये कितने सदस्य बनते हैं? 296। इन सदस्यों का क्या हुआ? चुनाव हुआ। तो पूछा जाए कि 389 सदस्यों में से कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, तो वो कितने लोगों का सदस्यों का चुनाव हुआ? 296 सदस्यों का। किस किस का चुनाव नहीं हुआ? जो कि राजा रजवाड़ों से जो लोग मनोनीत होकर के आए थे, उन लोगों का चुनाव नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूं आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको कोई भी फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप बेझिझक होकर के कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। समझ में आया? तो जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जिन लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी है, समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई हुई तो वो डिसलाइक भी करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मैंने इस वीडियो के माध्यम में क्या क्या गलती की है। तो मैं कुछ और सुधारने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट कीजिए, तो मैं अपनी सुधारूंगा। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट दिन, और आप बने रहिए हमारे साथ।
तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।